नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में आने से पहले जिन 3 बड़े वादों का पूरा करने का ऐलान किया था, उनमें से 2 वो बीते 10 सालों में पूरा कर चुकी है और तीसरे को पूरा करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। ये 3 वायदे थे: अयोध्या में राम मंदिर बनाना, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म करना और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लगभग पूरा हो चुका है एक फेज का काम। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने का वादा पूरा होना बाकी है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। ये बीजेपी शासित राज्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का समान नागरिक संहिता विधेयक यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज राज्य की विधानसभा में पेश कर दिया। इस बिल के ड्राफ्ट को 5 सदस्यों के एक विशेषज्ञ पैनल ने तैयार किया है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। उनके अलावा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल इस कमेटी के सदस्य थे। इस बिल का मकसद शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मसलों से जुड़े पर्सनल लॉ को एक समान रूप से लागू करने का जुड़ा कानून बनाना है। एक समान रूप मतलब हर मजहब के ऊपर ये लागू होगा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य की सत्ता में आते ही जून 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ये कमेटी बनाई थी, जिसने लंबे अध्ययन, विचार विमर्श और जन सुनवाइयों के बाद बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। कमेटी ने 4 वॉल्यूम में 740 पन्नों की अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी को सौंप दी थी। इस बिल के ड्राफ्ट को धामी सरकार ने कैबिनेट में पास कराने के बाद आज राज्य विधानसभा में पेश किया। इस बिल की सबसे बड़ी खासियत यह बताई जा रही है कि यह महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील है। इस बिल को आज राज्य सरकार ने जब विधानसभा में पेश किया तो विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, लिहाजा इस पर चर्चा से पहले इसके अध्ययन के लिए समय दिया जाए। यह भी मांग की गई कि बिल पर विस्तार से विचार विमर्श के लिए इसे पहले सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाए, लेकिन सरकार द्वारा बिल को सदन में रखने के तुरंत बाद ही इस पर चर्चा शुरू कर दी गई और विपक्ष की बात नहीं मानी गई। सभी दृष्टि से ये यूसीसी पूरे लोगों के लिए, हम देवभूमि के लोग नहीं, पूरे देश के लिए ये नजीर बनेगा। और मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि दूसरे राज्य भी अब इस ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि यह 500-700 पन्नों का पृष्ठों का मसौदा ड्राफ्ट है। उसके लिए हम चाहते हैं कि हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम उसको अध्ययन कर सकें और उसको रेखांकित कर सकें। लेकिन सरकार चाहती है कि आज ही प्रस्तुतिकरण होगा और आज ही उसको पारित किया जाएगा। तो इतना समय, इतनी हड़बड़ी किस बात की है, इतनी उतावली किस बात की है? उत्तराखंड में विधानसभा में पेश किए गए इस बिल की कई खासियतें हैं जिन्हें हम आपको अब बताने जा रहे हैं। लेकिन एक खास बात यह कि इस बिल के प्रावधान आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होंगे। कहने को यह समान नागरिक संहिता बिल है, पर एक नागरिकों को धड़ा ऐसा है जिसको आदिवासी आप कहिए राज्य के, जिन पर यह बिल लागू नहीं होगा। यही इस बिल के विरोध में एक बड़ी दलील दी जा रही थी कि आदिवासियों की विशिष्ट पारंपरिक परंपराओं और प्रथाओं को खत्म कर देगा जो उनके पर्सनल लॉ से जुड़ी है। इसीलिए यूसीसी बिल में साफ किया गया है कि इसके प्रावधान आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होंगे। बिल कहता है कि इस बिल के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 366 की धारा 25 के तहत अनुसूचित जनजाति तय किए गए समुदायों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। ऐसे लोगों या उनके समूह पर लागू नहीं होंगे जिनके पारंपरिक अधिकारों को संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित रखा गया है।
तो आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखने के साथ ही बिल से ये शिकायत दूर करने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की तादाद राज्य की जनसंख्या का करीब 4% है। इस बिल का एक खास पहलू यह भी है कि यह बिल लिव इन रिलेशनशिप का भी नियमन करता है। इस बिल के तहत उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष और महिला को अपने इलाके के रजिस्ट्रार के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपनी लिव इन रिलेशनशिप का। भले ही वो किसी भी राज्य के रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उत्तराखंड की सीमा में एज ए लिव इन पार्टनर रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जरूरी है। इसकी प्रक्रिया भी इस बिल में तय की गई है। इसके लिए दोनों को ही संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय में लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटमेंट जमा कराना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार एक संक्षिप्त जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले नाबालिग ना हो या पहले से शादीशुदा ना हो या पहले से किसी और लिव इन रिलेशनशिप में ना हो। ऐसे जोड़े जो 1 महीने से ज्यादा समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों और उन्होंने स्टेटमेंट जमा ना कराया हो, उनके लिए दंड का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। उन्हें 3 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप खत्म करता है तो उसे रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसकी भी लिखित जानकारी देनी होगी, यानी रहने के लिए भी और तोड़ने के लिए भी दोनों बार जानकारी देनी होगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में। यह बिल बहुविवाह, हलाला, इद्दत, बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर भी पाबंदी लगाता है। इस बिल में शादी की शर्तें भी तय की गई हैं, जैसे शादी करने वाले जोड़े में से किसी एक का भी कोई जीवन साथी पहले से ना हो। ऐसा द्विविवाह या बहुविवाह की प्रथा को रोकने के लिए किया गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं तो शादी शून्य मानी जाएगी। शादी करने वाला पुरुष 21 साल और महिला 18 साल से कम के ना हो। तलाक के लिए भी एक ही कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का भी एक ही नियम होगा। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता बिल लड़कियों के अधिकारों को लेकर पूरी तरीके से सजग दिखा। इस बिल में संतानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है और उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति पर लड़के और लड़की का समान अधिकार माना गया है। उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी का बहुमत है, लिहाजा इस बिल का पास होना तय है। वैसे यह मुद्दा और उस पर बहस कोई नई बात नहीं है। संविधान के लागू होने के बाद से ही यह मुद्दा चर्चा और विवाद का विषय रहा। जब संविधान बन रहा था तो देश में अलग अलग समुदायों पर उनके पर्सनल लॉ लागू होते थे। ऐसे में संविधान सभा में इस मुद्दे पर दिलचस्प बहस भी हुई, लेकिन फिर ये समझते हुए कि सभी समुदायों को एक साथ एक कानून के तहत ढालना संभव नहीं होगा, संविधान के निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नीति निर्देशक तत्वों के तहत भविष्य के एक लक्ष्य की तरह जोड़ दिया। संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 37 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नीति निर्देशक तत्व सरकार की जिम्मेदारी को दिखाते हैं, लेकिन इन पर अमल जरूरी नहीं है। लेकिन देर सबेर अमल हो सके तो बेहतर है। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें लेकर न्यायालय में सरकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के तहत तैयार किया गया है। विपक्ष की तमाम शिकायतों और आशंकाओं के बावजूद मोदी सरकार इस मुद्दे पर शुरू से ही मुखर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 27 जून को अपनी एक चुनावी सभा में के दौरान खुलकर यह कह दिया था कि एक देश में अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। एक देश, एक संविधान, एक विधान होना चाहिए। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर
ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसी दिशा में बीजेपी की उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश कर दिया। इसके अलावा गुजरात और असम की बीजेपी सरकारें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए ड्राफ्ट कमेटियां बना चुकी हैं। आम चुनाव सर पर हैं और बीजेपी निश्चित ही इस मुद्दे को चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश करेगी और विपक्ष इस बिल की कमियां गिनाने की कोशिश करेगा ताकि बीजेपी को घेर सके और अल्पसंख्यकों को अपने साथ बटोर सके। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर कई विपक्षी दलों और अन्य सामाजिक धार्मिक संगठनों के कई ऐतराज भी सामने आए। Implementation of UCC, so they can implement it in BJP rule state. It will not happen in West Bengal. भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब काम करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होना भी है तो पूरे देश में होगा या एक राज्य में होगा। मतलब साफ है कि उसके पीछे उनका एक राजनीतिक स्वार्थ है जिसकी पूर्ति करने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। भारत जैसे विभिन्नताओं भरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव नहीं है। अब क्या होता है, लोकल्स जो असेंबलीज होते हैं उनको अपने वहाँ कुछ न कुछ चमक दिखाना होता है। जब वो मिनिस्ट्री फेलियर हो जाती है, चलते वो किसी में कामयाब नहीं होते, तो कोई ऐसा चमक छोड़ो। जैसे हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी बीच बीच में यही करते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा साहब। उनके यहाँ भी तनख्वाह देने के लिए नहीं है। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो परेशान है वो अंदर ही अंदर, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस खास मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब जुड़ रहे हैं। शुक्रिया मुस्तफा साहब वक्त निकालने के लिए। आप उत्तराखंड के विधानसभा में जो आज बिल पेश हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसका आपने अध्ययन किया होगा। ये विषय पर आपकी वैसे ही बहुत अच्छी पकड़ है, आप पहले भी कई बार इस पर बोल चुके हैं, लिख चुके हैं। आपको क्या खास बात नजर आई इस उत्तराखंड के इस बिल में, और क्या आपको पहली नजर में लगता है कि इसमें आने वाले वक्त में कुछ बदलाव किए जाएंगे या हो सकते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के बारे में मैं वर्षों से लिखता रहा हूं कि ये संविधान का एक प्रावधान है। संविधान इस रास्ते पर चलना चाहता है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं एक संविधान का अध्यापक हूं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में जब चीफ मिनिस्टर ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन वादा किया था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखकर उसका स्वागत किया था और मैंने कहा था कि एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाना जो है ये एक बहुत अच्छी पहल है और पिछले 70 सालों में ये पहल नहीं हुई। लेकिन जो कमेटी उत्तराखंड में बनी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें पर्सनल लॉ का कोई एक्सपर्ट नहीं था, खास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक्सपर्ट नहीं था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज थी और एक आध कोई जज थे और ब्यूरोक्रेट्स थे। गो के कमेटी ने बहुत वाइडर कंसल्टेशन किया और कई लाख सुझाव उनके पास आए, लेकिन क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोडिफिकेशन अभी कम हुआ है और उनकी तरफ से जरूर कोई ना कोई एक्सपर्ट इस कमेटी में होना चाहिए था, लेकिन कमेटी ने अच्छा काम किया है। बहुत डिटेल यूनिफॉर्म सिविल कोड है
मेरे ख्याल से वसीयत के कानून पर तकरीबन 100 सेक्शंस हैं, डिटेलिंग बहुत है, तो एक अच्छी पहल है। अब असली बात यह कि कोई राज्य कहे कि मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ली, तो क्या वो यूनिफॉर्म होगी, जबकि उस राज्य में भी उसने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उससे अलग रखा है और कई मामलात में कस्टम्स और यूसेजेस को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, जैसे सपिंडा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो हैं मैरिज की, विवाह की, उसमें अगर कोई कस्टम या यूसेज है उसके कंट्री तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। आपको मालूम है कि साउथ में सगे मामा से शादी होती है, तो वो प्रोटेक्ट हो गया है। दूसरा, मुझे जो क्लैरिटी नहीं आ रही वो ये कि क्योंकि ये लॉ उत्तराखंड के हिंदूज के ऊपर भी लगेगा और हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट संसद द्वारा पारित कानून है और हमारे देश में संविधान में बिल्कुल साफ प्रावधान है कि अगर संसद किसी विषय पर कानून बनाती है और राज्य किसी विषय पर कानून बनाता है तो संसद द्वारा बनाया हुआ कानून जो है वो माना जाएगा। तो कितना ये लॉ अप्लाई करेगा उस पर मुझको कुछ अभी डाउट है, क्योंकि अगर हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड की वो इस लॉ से गवर्न नहीं होती और वो बहुत अधिक संख्या में वहां पे हैं, तो फिर इस लॉ से कितना फायदा होगा और काफी प्रावधान हिंदू कोड बिल से इसमें लिए भी गए। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने बोली फैजान साहब। चाहे वो कोई मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट नहीं था, चाहे वो हिंदू सक्सेशन को लेकर किसका कानून लागू होगा, केंद्र का कि राज्य का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन एक और इस बिल में तो कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है, वो है लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा। उसका भी जिक्र है इस बिल में। अब उससे जुड़े नियम भी तय कर दिए गए हैं। इस पर आपको क्या कहना है? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से बिल इंट्रोड्यूस हुआ है आज उत्तराखंड में, उसमें एक तो शर्त ये लगाई गई कि आप अपनी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करें। शादियों का रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है, उसका हम स्वागत करते हैं। डिवोर्स भी रजिस्टर होगी और होगी ही अदालत के जरिए। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में भी ये प्रावधान होना चाहिए? अब लिव इन रिलेशनशिप अगर निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, तो उसमें उसको एक पनिशेबल क्राइम बनाना कहां तक सही होगा, इस पर मुझे कुछ थोड़ा सा रिजर्वेशन है। लेकिन ये बात इसमें आई है कि लिव इन पार्टनर में अगर महिला को डिजर्ट किया उसके पार्टनर ने तो उनको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। ये एक स्वागत योग्य प्रावधान है। लेकिन ये कि 3 महीने की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर ना कराने पे, ये कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि ये प्रावधान जो लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करता है। सर एक चीज़ और बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप पर इस तरह सज़ा होगी तो लोगों के मौलिक अधिकारों या जीने के अधिकारों का उल्लंघन होगा? देखिए क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ रिकॉर्ड पर्पसेस से होगा। इसका मतलब उसको लिजिटिमेसी नहीं दी जा रही। और ये भी बात आई कि अगर कोई पब्लिक पॉलिसी और मॉरलिटी के विरुद्ध कोई चीज हो रही होगी तो उसको रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम जो हमारी अपनी देश की मॉरलिटी है ऐतिहासिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर,
उसको हम बरतरी दे रहे हैं संविधान की जो मॉरलिटी और संवैधानिक नैतिकता जो है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में संवैधानिक नैतिकता पर बहुत बल दिया है। तो एक चीज़ और बताइए, इस बिल से क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, यानी हर नागरिक पर ये कानून लागू होना चाहिए। आदिवासी समुदाय जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जनजातियां जो होती हैं, उनको इस बिल से बाहर रखा गया है। करीब 4% की उनकी पॉपुलेशन है उत्तराखंड में। ये एक मांग थी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये वेलकम स्टेप है या नहीं है? देखिए, जो समान नागरिक संहिता होगी वो होगी जो संसद में पारित हो। अगर अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी तो वो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये कि ये एक पहल है। जब संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड जब संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का फैसला करेगी तो उत्तराखंड का उदाहरण अपने सामने रखेगी। उस हिसाब से मुख्यमंत्री को बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसको जल्दी में पास करने के बजाय अगर सेलेक्ट कमेटी में जाए और उसकी कुछ नोक परख और ठीक कर ली जाए तो बहुत बेहतर होगा। ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन ये कि असली यूनिफॉर्म सिविल कोड वो होगी जो भारत की संसद पारित करेगी। अगर देश में 25 राज्य हैं और हर राज्य अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाता है तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगी सारी। लेकिन उत्तराखंड की संसद को, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 5 है, उसमें मैरिज और डाइवोर्स और सक्सेशन लिखा हुआ है, तो उत्तराखंड की विधानसभा को ये पूरा अधिकार है कि वो इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाए। लेकिन जहां भी ये कानून संसद द्वारा पारित किसी कानून से टकराएगा, तब संसद का पारित कानून जो है वो माना जाएगा और उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें इन्फोर्स नहीं की जाएगी। फैजान साहब, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छे से आपने इस पूरे यूसीसी की बिल की खासियतों को समझाया। मोटे तौर पर सकारात्मक कदम है, जैसा कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा कह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर टकराव होता दिखता है केंद्र के कानूनों के साथ। उस पर क्लैरिटी की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। आगे बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर, और ये खबर इस वक्त है कि महाराष्ट्र में एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई में शरद पवार यानी चाचा को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने भतीजे अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार दे दिया है। शरद पवार गुट से चुनाव आयोग ने नया नाम और चुनाव चिन्ह चुनने को कह दिया है, और जो वर्तमान का चुनाव चिन्ह यानी घड़ी वो अजीत पवार गुट को मिल गया है। अब शरद पवार के गुट को कल दोपहर 3 बजे तक अपना नया नाम और चुनाव चिन्ह बताने के लिए कहा गया है। सिर्फ 3 बजे तक का कल का समय है। यह इसलिए किया गया कि राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं और महाराष्ट्र की 6 सीटें ऐसी हैं जो राज्यसभा में महाराष्ट्र से आनी है। उसी लिए इस आनन फानन में चुनाव आयोग का यह फैसला आया है। इस फैसला आने के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस मामले में चुनाव आयोग ने 10 से अधिक सुनवाइयों के बाद अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत की थी और वो अपनी मूल पार्टी से अलग होकर, या तो अब ये कह सकते हैं कि मूल पार्टी उनके पास आ गई है, चाचा की पार्टी से अलग होकर अपने गुट के साथ पार्टी बनाने का दावा किया और कहा कि वही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। साथ ही अपने विधायकों के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार को समर्थन भी अजीत पवार ने दिया था। इसके बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो धड़े टूटे, चाहे वो शिवसेना के हों चाहे वो एनसीपी के हों, वो टूटकर बीजेपी के साथ मिले, अब वही मूल हो गए हैं। यानी एकनाथ शिंदे का जो गुट था वो मूल शिवसेना हो गया, अजीत पवार का जो गुट था वो मूल एनसीपी हो गया। तब अजीत पवार ने, आपको याद होगा, दावा किया था कि असली एनसीपी वही है क्योंकि उनके पास पर्याप्त विधायक हैं। दूसरी ओर शरद पवार ने इस दावे पर अजीत पवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब
6 महीने से अधिक चली सुनवाई में चुनाव आयोग ने इस मामले का निपटारा कर दिया है और निपटारा का फैसला अजीत पवार के हक में गया। अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी बता दिया है। अगर हम संख्या के बल की बात करें तो जो एफिडेविट दिए गए चुनाव आयोग के सामने, उसका आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। एनसीपी के देश भर में यानी तमाम महाराष्ट्र के बाहर भी कुल विधायक और सांसद यानी चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनकी संख्या 81 है। 81 में से 57 जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अजीत पवार गुट के साथ थे, तो शरद पवार के साथ 28 लोग ही थे। 6 सदस्य ऐसे थे इसमें से जिन्होंने दोनों गुट के समर्थन में अपना एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया था। अजीत पवार के साथ 54 में से 41 विधायक हैं। अब मैं ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। 5 विधायकों ने दोनों को ही अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। मात्र 8 विधायक ही महाराष्ट्र के ऐसे थे जो शरद पवार यानी चाचा के साथ खड़े थे, जिन्होंने एनसीपी का गठन किया था। ज्यादातर विधायक चले गए थे भतीजे अजीत पवार के साथ। सांसदों की बात की जाए तो चुने हुए कुल 3 सांसद हैं एनसीपी के। एक अजीत पवार के साथ है, एक शरद पवार के साथ है और एक सांसद ऐसा है जिसने दोनों ही गुटों को समर्थन देने का एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया था। इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जाहिर तौर पर शरद पवार गुट इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। अजीत पवार गुट खुश है और जो शिवसेना है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है और कांग्रेस पार्टी है, वो चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए, उसका हमारा उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। जिस दिन हमारी नेशनल रिकग्निशन उन्होंने निकाली तभी हमें पता चला था कि ये सब हो रहा है और अजीत पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। क्योंकि कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आज उन्होंने गला दाबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली और इसके पीछे एक ही आदमी है अजीत पवार। ये बाकी के लोग जो बोल रहे हैं वो तो कान फूंक रहे हैं। उनके हत्या तो अजीत पवार ने की। सगे यानी खून का रिश्ता, उस खून के रिश्ते ने गला दबा डाला। तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। और अब एक और अहम बात जिसे हम हर रोज अपने सामने होते देखते हैं, लेकिन पता नहीं कितनों की नजर इस पर जाती होगी। जाती तो जरूर होगी लेकिन इस पर ऐतराज कम ही लोग जताते हैं। यह है खाने की बर्बादी। इस मुद्दे को आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद पवित्र मार्गरेटा ने संसद में उठाया। हालांकि जो बात उन्होंने कही वो पहले सामने आ चुकी है, लेकिन इसी बहाने उसे फिर से बताया जाना बहुत जरूरी है। पवित्र मार्गरेटा ने यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2023 की एक रिपोर्ट के हवाले से राज्यसभा में खाने की बर्बादी का मुद्दा उठाया। फूड वेस्ट इंडेक्स नाम से यूएनईपी की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जीडीपी के 1% के बराबर भोजन हर साल बर्बाद किया जाता है। हमारे देश के घरों में हर साल 6 करोड़ 87 लाख टन खाना बेकार होता है, यानी हम उसको छोड़ देते हैं। अगर इसकी कीमत रुपयों में लगाई जाए तो देश में हर साल 89,000 करोड़ रुपए का खाना बेकार जाता है, यानी पका पकाया खाना 89,000 करोड़ का बेकार हो जाता है, नाली में बहा दिया जाता है, कचरे में फेंक दिया जाता है। ये खाना बना हुआ है। पर कैपिटा फूड वेस्टेज देखें तो ये 50 किलो खाना प्रति व्यक्ति हर साल बेकार जाता है। खाने की बर्बादी में भारत दूसरे नंबर पर है। क्या कहा पवित्र मार्गरेटा ने, पहले वो सुनते हैं। यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में प्रति वर्ष 6.87 करोड़ टन भोजन या लगभग 50
किलोग्राम प्रति व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। घरेलू भोजन की बर्बादी के मामले में यह ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, जो चिंताजनक है। भारत में हर साल भोजन पर लगभग 89,000 करोड़ रुपया बर्बाद होते हैं। यह भारत के जीडीपी के लगभग 1% के बराबर है। भारत की जीडीपी के 1% के बराबर हम खाने को बर्बाद कर देते हैं। और यह हाल तब है जब भारत में सरकार का दावा है कि वो 80 करोड़ से अधिक की आबादी को मुफ्त राशन बांट रही है। इसका मतलब यह है कि हालात ऐसे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाद्यान्न देने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में खाने की ये बर्बादी किसी आपराधिक काम से कम नहीं है। एक और खाने की बर्बादी का ये आंकड़ा है तो दूसरी ओर एक और आंकड़ा है जो दुनिया के देशों में भूख की समस्या और उसमें भारत की स्थिति को बताता है। दुनिया के देशों में भूख की समस्या के आकलन के लिए हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। 2023 के लिए जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान दुनिया में 125 देशों में 111वां था, जबकि इससे पिछले साल भारत का स्थान 107वां था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूख का यह स्तर बेहद गंभीर है। हालांकि इस आंकड़े से भारत सरकार इत्तेफाक नहीं रखती और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इससे ऐतराज भी जता चुकी थी। लेकिन अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को मान रहे हैं तो उसी संदर्भ में दूसरी रिपोर्ट को भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। अगर खाने की बर्बादी ना हो सकता है कि भूख का सामना कर रहे कई लोगों के सामने ये समस्या ना आए। लेकिन खाने की ये बर्बादी कौन कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम सभी का हाथ है, जो अपनी प्लेट में अपने पेट की भूख से ज्यादा खाना ले लेते हैं और फिर उसे अधूरा छोड़ कूड़े में डाल देते हैं। ये उस देश में है जिसकी परंपरा अन्न के एक एक दाने को बचाने पर जोर देती है। एक ऐसे वक्त जब क्लाइमेट चेंज दुनिया के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बना है, तो ये जानना जरूरी है कि खाने की बर्बादी भी इस क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी वजह है। खाने के सामान की बर्बादी को कार्बन फुटप्रिंट के तौर पर देखें तो दुनिया में खाद्य बर्बादी हर साल 3.3 करोड़ टन कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है, जो क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी वजह है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के तमाम देशों के लिए तय सतत विकास लक्ष्यों में जिन 12 विशेष मुद्दों पर जोर दिया है, उनमें से एक जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन भी शामिल है। इसका मकसद है 2030 तक दुनिया में प्रति व्यक्ति खाद्य बर्बादी को आधा करना है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने 2012 में इसी दिशा में द जीरो हंगर चैलेंज लॉन्च किया था, जिसका मकसद था खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को खत्म किया जाए और खाद्य व्यवस्था को टिकाऊ बनाया जाए। लेकिन लगता है कि उस सब का कोई खास असर नहीं है। अगर मौजूदा चलन जारी रहा तो 2030 तक दुनिया में भूखमरी से प्रभावित लोगों की तादाद 84 करोड़ के पार हो जाएगी। इसका मुकाबला करने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा, जैसे उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपभोग के दौरान खाद्य वस्तुओं की बर्बादी कम से कम करनी होगी, क्योंकि दुनिया में खाद्यान्न की सबसे ज्यादा बर्बादी यानी करीब 17% खुदरा बिक्री या घरों, होटलों जैसी जगहों पर होती है। 14% खाद्यान्न बर्बादी खेत से लेकर खुदरा बिक्री के बीच होती है और 8% बर्बादी खेतों में ही हो जाती है। तो दुनिया के सामने तमाम संकटों में से एक संकट ये भी है जो कि बड़ा है। बीजेपी के एक सांसद के बयान के बहाने हमने सोचा कि इस पर जरूर सबका ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। इन दिनों शादियों का मौसम है और शादी समारोह में भी खाने की बहुत बर्बादी होती है। खाना बनता है, बहुत सारा कंज्यूम होता है, बहुत सारा बच जाता है, फेंक दिया जाता है। इस बार अगर आप एक कोशिश कर सकें तो वो ये है कि शादी समारोह में अन्न को बर्बाद ना होने दें। बचे हुए खाने को किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं। बागपत कोर्ट ने पांडवकालीन लाक्षा ग्रह की जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया है। बीते 53 साल से मुस्लिम पक्ष से जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि यहां पर सूफी बदरुद्दीन शाह की मजार है। न्यायालय के आदेश के बाद यहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए बागपत से रवीश रंजन शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बागपत से करीब 30 किलोमीटर दूर बरनावा गांव में पांडवकालीन लाक्षागृह है।
ये एक ऊंचा टीला है जहां इतिहास और सदियों पुरानी सभ्यता के निशान बिखरे पड़े हैं। इसी टीले की 108 बीघा जमीन के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने 53 साल कानूनी लड़ाई लड़ी। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये महाभारत युग का लाक्षागृह है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सूफी बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान है। लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट और दूसरे कागजात देखने के बाद कोर्ट ने इसका मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया। हमारी देश आजाद हो गया तो उसके बाद 1968 में जो है ये हुआ कि साहब हमारे जितने भी देश आजादी के बाद हमारे जितने भी ये थे मतलब धरोहर थी हमारी जो है एक माने से एंशिएंट ये मोनूमेंट्स थे जितने भी उनको भी उन्होंने लिखा कि साहब ये फला फला ये रहेंगे तो उसमें इसका नाम है। 1920 में भी इसका नाम है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो है और इसमें भी नाम है उसका जो है। उसके बाद हमने खसरा खतौनी दाखिल की जो है। खसरा खतौनी में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो है उसमें जो है ये लाखा मंडप के नाम से दर्ज है। कुछ वन विभाग में दर्ज था, कुछ जमीन वन विभाग की थी, यानी कि इसमें कब्रिस्तान जैसी कोई चीज कभी ना तो रही है ना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये एंट्री जो है एक लेखपाल द्वारा जो है 1965 के अंदर करा दी गई। उस परिस्थिति में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर केवल 6 बीघे 7 से 8 विश्वांसी जो लैंड है वो वर्तमान के अंदर जो है लाक्षागृह के अंदर दर्ज है और 30 बीघे प्रॉपर्टी जो है वो लाक्षागृह की नहीं। फिर अभी आप क्या अब हमारे पास जो है हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारी फाइल के अंदर मौजूद है और हम उसके बेसिस पे जो है अपील फाइल करेंगे और उम्मीद यह है कि हमारे पास सब जो है पॉजिटिव एविडेंस है और उम्मीद यह है कि हमारी कामयाबी के बहुत चांस है। दरअसल महाभारत में आता है कि वर्णावृत गांव में पांडवों को मारने के लिए लाख का महल कौरवों ने तैयार किया था। किंवदंतियों के मुताबिक बरनावा गांव में ये जो ढांचा है वही लाक्षागृह है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको एएसआई ने प्रोटेक्टेड कर रखा था 1970 के बाद से। ये जो है इसको पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया था। इसको जो है वो हिंदू पक्ष ने लाक्षागृह बताया और ये फिलहाल एएसआई के कब्जे में है। आप देख सकते हैं कि जब से जो है वो कोर्ट का आदेश आया है और इस पूरे 108 बीघे जमीन और इस स्मारक का जो मालिकाना हक है वो हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ तमाम सारे जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मान्यता है कि लाक्षागृह को हिंडन और कृष्णा नदी के संगम के नजदीक ऊंचे टीले पर पांडवों के लिए बनाया गया था। अब आपको लेकर चलते हैं उस गुफा की ओर जिसके जरिए पांडवों ने जलते लाक्षागृह से अपनी जान बचाई। लाक्षागृह से करीब 150 मीटर दूर जब टीले से हिंडन नदी की ओर उतरते हैं तो ये 2 गुफाएं मिली। मान्यता यह है कि इन्हीं गुफाओं के जरिए पांडवों जलते लाक्षागृह से सुरक्षित निकल गए थे। ये बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए जगह है क्योंकि ये जो इलाका है ये यहाँ से हस्तिनापुर जो कि पांडवों की राजधानी मानी जाती है और ये हस्तिनापुर यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर होगा। इसको बताया जा रहा है ये जिस जगह पर है ये जिस गांव में है उस वक्त ही कहा गया कि लाक्षागृह वर्णावत एक गांव है वहां पर बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से यहाँ 2 बार खुदाई हो चुकी है जिसमें ऐतिहासिक महत्व की कई चीजें मिली हैं। बागपत से सुशील राठी और विपिन सोलंकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।